हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग आज इसमें देखने वाले बायोलॉजी का जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर नंबर 8। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आप लोग एग्जाम में बन सकता है, सभी लेकर आए हैं 40 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो लोग बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग समझेंगे कि इससे और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ के बनाएंगे और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। देखिए, प्रजनन क्या होता है, प्रजनन या फिर जनन बोलिए, मतलब एक संतति अपनी दूसरी संतति को उत्पन्न करती है, जो करने के लिए जो क्रिया करती है उसे ही हम लोग प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य से बहुत सारा मनुष्य होता है, जैसे गाय बकरी से बहुत सारा फिर बकरी अलग अलग होता है, तो उसी जो क्रिया होता है उसे हम लोग प्रजनन बोलते हैं। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, याद रखिए दोस्तों, ईस्ट में और हाइड्रिया में जो होता है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में क्या मुकुलन। अब समझिए मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन मतलब मुकुल होता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का कोई है पौधा, अब इसमें एक छोटा सा मुकुल हुआ, अब धीरे धीरे पौधा में क्या मुकुल तो बड़ा होगा। ठीक है, अब एक टाइम बाद ये अलग हो जाएगा, अब इससे एक नया पौधे का निर्माण ले लेगा। ठीक है, इस मुकुल से, तो ये हो गया मुकुलन। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलग संतति की उत्पत्ति होती है। ओके, अगला सवाल, द्विखंडन किसमें होता है। जैसे नाम से ही पता चला, दो भागों में बट जाना, द्विखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन दोस्तों होता है अमीबा में, याद रखिएगा किसमें होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक अमीबा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे कैसा है, इस तरह से होके ये बट जाएगा दो भागों में। ठीक है, और ये एक अलग अमीबा बन जाएगा, यहाँ एक अलग अमीबा बन जाएगा, तो ये होता है द्विखंडन। तो अमीबा में दोस्तों द्विखंडन होता है, बहुत बार पूछा गया है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है, बहुखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो याद रखिएगा बहुखंडन मतलब क्या, एक कोई जीव है उसमें बहुत सारे अलग अलग जीव बन जाता है। तो प्लाज्मोडियम में बोलिए या फिर मलेरिया परजीवी में बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ये सब एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, आलू में जनन कैसे होता है, आप लोग देखते हैं आलू में जनन के, आलू को कभी काट कर भी लगा देते हैं जो उसमें से मुकुल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब आप लोग सुने होंगे कलम करके। ठीक है, एक तरह से मतलब जिसका बीज नहीं होता है ना, उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन से करते हैं, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कलम करना, या फिर आप लोग भी अपनी भाषा में कुछ बोलते होंगे। तो आलू में होता है क्या, कायिक प्रवर्धन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, खंडन होता है, खंडन किस में होता है भैया, खंडन क्या है, तो याद रखिए खंडन होता है स्पाइरोगाइरा। खंडन मतलब क्या, बहुत सारे भागों में खंडित हो जाना, अलग अलग भागों में बढ़ जाना। तो ये दोस्तों होता है स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है। ठीक है, खंडन से अलग संतति की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में कि लेशमानिया में। अभी मैंने आप लोग को पहले ही बताया किसमें होता है, ईस्ट में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, अमीबा में जनन होता है, अमीबा में जनन भी बता दें आप लोग को, कोशिका विभाजन से होता है, मतलब कोशिका विभाजन बोलिए या फिर द्विखंडन बोलिए। ठीक है, इसमें कोशिका का विभाजन हो जाता है अमीबा में, तो या तो द्विखंडन लिखे या फिर कोशिका विभाजन, दोनों सेम ही बात है। ठीक, अगला सवाल, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभी तो किए ना सेम वही बात, क्या, द्विखंडन। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जीव जनन क्यों करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए जीव जनन क्यों करते हैं, अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, कि इनमें से सभी। तो भैया जी इनमें से सभी। जीव जनन क्यों करता है, ताकि उसके जैसा और प्रोडक्ट हो। ठीक है, उसका बेटा हो, बेटी हो, उस तरह अलग अलग, मतलब और उसका परिवार बना रहे, तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, उसका जो पीढ़ी का है वो पीढ़ी निरंतर बने रहे, पीढ़ी का गुण, इस सब के लिए, तो इसमें सभी। ठीक है, अब बायोलॉजी है, आप लोग समझ ही रहे हैं। 10 नंबर देखिए, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें जो गुण होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्र का। अगला सवाल, जीव की जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है, कौन सा प्रक्रम, अपनी जनसंख्या में जो वृद्धि करता है जनन कहते हैं। अगला, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। कलिका मतलब वही मुकुल टाइप का,
अभी हम बताएं ना कि इस टाइप में कोई है और इसमें से यहाँ पे एक कलिका निकल गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन। ठीक है, मुकुल निकलता है, कलिका निकलती है, मुकुलन। ठीक, और मुकुलन किस में होता है, में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में, अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है, समान रहती है, दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें आधी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका की डिम्बाइंड। देखिए ये सारा मादा जनन तंत्र के भाग है, ये और ये। तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, शुक्राणु बनता है, तो दोस्तों ये शुक्राणु वृषण में बनता है। ठीक है, वृषण में शुक्राणु बनता है। अगला सवाल, नर युग्मक और मादा युग्मक में संगलन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों निषेचन की क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अब पुष्प जो होता है यानी कि जो फूल होता है उसमें लैंगिक जनन किन के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, कि आपस में पत्ती मिल जाते हैं तो हो जाता है, कि तने के द्वारा, कि फूलों के द्वारा, कि बीज के द्वारा। दोस्तों उसमें होता है फूलों के द्वारा। ठीक है, फूलों में स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, पुरुष जो मतलब जो पुरुष फूल होता है उसमें पुरुष में पुंकेसर होता है, और मादा जनन तंत्र में उसमें स्त्री केसर होता है। तो फूलों में फूलों के द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों में। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो डीएनए दोस्तों कहाँ होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी से दोस्तों जो अनुवांशिक गुण है डीएनए से ही पता चलता है। ठीक है, डीएनए से ही पता चलता है कौन किसका संतति है। ओके, परागकोश में होते हैं, तो देखिए परागकोश में क्या होता है दोस्तों, परागकण होते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, और देखिए नाम से ही पता चल रहा है परागकोश से परागकण। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग देखेंगे फूलों में कभी छूते हैं, फूलों के ऊपर जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें देखे होंगे पीला पीला टाइप का आपके हाथ में कुछ लग जाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली परागकण होता है। ठीक है, और वो पुरुष जननतंत्र का भाग है। अगला सवाल देखिए, उभयलिंगी पुष्प में होता है स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों की इनमें से कोई नहीं। उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, उभयलिंगी में दोनों होता है। ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। अगर एक लिंगी रहा तो सिर्फ या तो स्त्री केसर रहेगा या फिर पुंकेसर रहेगा। अब सर स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है, इसे स्त्री केसर होगा। ठीक है, कौमे में इकार होगा। देखिए स्त्री केसर ये नर जननतंत्र का भाग है। पौधों में फूलों में जो होता है ना स्त्री केसर, नर बोल रहे हैं, मादा जननतंत्र का भाग है। और जबकि पुंकेसर पुरुष जननतंत्र का भाग है। पु से पुरुष हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है, और स्त्री से स्त्रीलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इससे ही याद रहेगा, जो स्त्री केसर है वो स्त्री जननतंत्र का भाग है, पुंकेसर जो है वो पुरुष जननतंत्र का भाग है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें आप लोग को, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुंकेसर में कि स्त्री केसर में। अभी आप लोग को बताएं कि परागकण जो है किसका भाग है, वो पुरुष जननतंत्र का भाग है। और पुरुष जननतंत्र कौन है, तो पुंकेसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो यहाँ तक वीडियो को देखे हैं आप लोगों में पेशेंस है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसका आंसर जरूर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक मतलब इतना पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना ये बहुत बड़ी बात होती है कुछ सीखने के लिए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं ऐसा मुझे आशा है, और इसलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट में, सभी लोग जो यहाँ तक देखें वीडियो को, सभी लोग कमेंट में बताएंगे, मैं इंतजार करूँगा आप लोग कमेंट का। ठीक है, देखते हैं कोई कितने बच्चे सही बोलते हैं। अगला देखिए, स्त्री केसर में उपस्थित होता है। स्त्री केसर में क्या उपस्थित होता है, तो दोस्तों स्त्री केसर में होता है अंडाशय भी होता है, वर्तिका भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, याद रखिए दोस्तों, पुष्प में बीजांड अंडाशय में उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला सवाल है, इसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें, पहले ही बताया आप लोगों को, डीएनए। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी आप लोग को पूछा होमवर्क के तौर पर, इसका आंसर जरूर बोलिए कमेंट में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो याद रखिएगा, पुष्प का जो दोस्तों अंडाशय है ना, अंडाशय क्या बनता है, लास्ट में फल बनता है। उसमें जितना पंखुड़ी है बाकी सब कुछ मतलब मुरझा जाता है, लास्ट में अंडाशय ही बचता है जो फल का रूप लेता है। ओके, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है,
नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो उससे दोस्तों जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जो भ्रूण से पहले की अवस्था होती है, ठीक है, भ्रूण बनने से पहले आप लोग का कोई एक चीज़ बनता है, वो क्या होता है, जाइगोट होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। कौन दोस्तों इसमें अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें अलैंगिक जनन की विधि सभी है, यानी कि इनमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया बहुत बार कि जो पुंकेसर है दोस्तों, वो नर जनन अंग का भाग है, यानी कि नर जनन तंत्र का भाग है। किसमें, पेड़ पौधों में, फूलों में, यानी कि पुंकेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतना क्वेश्चन जो आप लोग बता रहे हैं दोस्तों, इसमें सब लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसलिए हर एक क्वेश्चन का जरूर कर लीजिए। पुष्प का स्त्री जननांग कहलाता है। स्त्री जननांग क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया आप लोग को, क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। आसान सा सवाल है। ठीक, अगला सवाल है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प, देखिए एकलिंगी पुष्प क्या होता है। एकलिंगी पुष्प मतलब क्या, उसमें या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक रहेगा। अगर दोनों जिसमें होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जिसमें होता है, मतलब जिसमें नर जनन तंत्र का भाग भी होता है और मादा जनन तंत्र का अलग अलग पार्ट में होता है। ठीक है, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। लेकिन जो उसमें सिर्फ एक ही होता है, या तो स्त्री जनन तंत्र होगा, मतलब या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एकलिंगी। और ये होता है दोस्तों सरसों का फूल में और पपीता में। याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकता है आप लोग को। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, स्त्रियों में 2 अंडाशय की संख्या होती है, यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों 23 जोड़े। ठीक है, 23 यहाँ पे जोड़ा पूछा गया है, तो 23 जोड़ा। अगर संख्या पूछता कितना हो जाएगा, कितनी संख्या में पाया, तो 46 संख्या, 23 जोड़ा यानी कि 46 हो जाएगा। यहाँ पर 23 जोड़ा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और अगला सवाल है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जनन कितने प्रकार से होता है। तो जनन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अगला सवाल 35 नंबर देख लीजिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये सारा लैंगिक जनन संचरित रोग है। सिर्फ टाइफाइड दोस्तों लैंगिक जनन संचरित नहीं है, आप लोग को पता होगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। अमीबा में, इष्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं दोस्तों निषेचन क्या होता है, अमीबा इष्ट में थोड़े होता है, इसमें तो क्या होता है, ये तो द्विखंडन से हो जाता है, ये मुकुलन से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें किसमें होता है, पुष्पी पादप और जंतुओं में होता है निषेचन की क्रिया, जो लैंगिक जनन है। ठीक है, निषेचन क्या है, लैंगिक जनन है। अगला सवाल, लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ये पाया जाता है स्त्री केसर में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्त्री में, स्त्री केसर बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं, शुक्रवाहिका दोस्तों पुरुष जननतंत्र का भाग है, ये मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, यानी कि पुरुष जननांग में पाया जाता है शुक्रवाहिका। अगला सवाल 39 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। अब थोड़ा सा तो मेहनत आप लोग भी कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बोलेंगे। 2 आप लोगों का होमवर्क रहा, एक ये वाला और एक पहले मैंने पूछा था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसका पूछा था, तो सभी लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे और मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। सभी लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है और आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड एग्जाम आप लोग का होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, उसमें जरूर ये आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी आप गैस पेपर लीजिए, जो भी लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा और इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है। ठीक है, सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको लाभ हो। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।